सीरिया की जमीन पर एक और जंग छिड़ चुकी है और इस बार हमला किसी आतंकवादी गुट ने नहीं बल्कि सीधे इजराइल ने किया है। अब आपको बता दें कि इसकी वजह क्या थी। तो द्रूज समुदाय पर हो रहे अत्याचार और एक खतरनाक झड़प ने सीरिया इजराइल सीमा को हिलाकर रख दिया है। करीब 300 लोग मारे जा चुके हैं और हालात इतने बिगड़ गए हैं कि इजराइल से हजारों द्रूज नागरिक खुद सीमा पार कर सीरिया में घुस गए। इसके बाद जो हुआ वो था बारूद, बम और बर्बादी का सिलसिला। इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क तक को नहीं छोड़ा। अमेरिका और यूरोप अब इसे लेकर अलर्ट पर हैं। तो क्या ये सिर्फ द्रूज की सुरक्षा है या इसके पीछे कुछ और भी है? इस वीडियो में हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे कि आखिर क्यों इजराइल और सीरिया एक बार फिर आमने सामने है और इसका असर पूरे मिडिल ईस्ट पर कैसे पड़ सकता है। न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। सीरिया के स्वेदा शहर में द्रूज और बेदुइन समुदायों के बीच हुई झड़प एक टकराव बन चुका है। ये झड़प एक मामूली विवाद से शुरू हुआ था, लेकिन 4 दिनों में इतना भड़क गया कि करीब 300 लोगों की जान चली गई। अब आपको बता दें कि द्रूज समुदाय एक धार्मिक अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी है जो सीरिया, लेबनान और इजराइल में रहता है। वहीं बेदुइन एक घुमंतू मुस्लिम समुदाय है। इन दोनों के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा था, लेकिन इस बार हिंसा ने स्वेदा को जंग के मैदान में बदल दिया है। खास बात यह रही कि इस दौरान सीरियाई सेना पर आरोप लगा है कि वह द्रूज समुदाय को ही टारगेट कर रही है। इसने पूरे इजराइल को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि वहां बड़ी संख्या में द्रूज समुदाय के लोग रहते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए इजरायली समाज और सरकार दोनों एक्शन में आ गए हैं। हिंसा की खबरें जैसे इजराइल पहुंची, वहां द्रूज समुदाय में गुस्सा फूट पड़ा। करीब 1000 इजरायली द्रूज नागरिक जो स्वेदा के संबंध से रहते थे खुद बॉर्डर पार कर सीरिया में घुस गए हैं। उनका मकसद था अपने परिवार और समुदाय को बचाना। इनमें युवा, बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल थी, लेकिन उनका ये कदम इजराइल के लिए बड़ा सरदर्द बन गया। इससे बॉर्डर सिक्योरिटी खतरे में पड़ गई। द्रूज सांसद हमाद अमर खुद बफर जोन में घुस गए ताकि लोगों को वापस लाया जा सके। उन्होंने कहा कि यह कदम उन्होंने सेना की अनुमति से लिया है, लेकिन इससे साफ हो गया कि द्रूज समुदाय अब खुद को अकेला महसूस कर रहा है और सरकार के भरोसे नहीं बैठा। सीमा पार करने की घटना के बाद इजराइल ने खुद जवाबी कार्रवाई की। इजरायली एयरफोर्स ने सीरिया की कैपिटल दमिश्क में रक्षा मंत्रालय, सेना मुख्यालय और कई सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त हमले किए। इतना ही नहीं, स्वेदा की ओर बढ़ी सीरियाई सेना की टुकड़ियों को भी निशाना बनाया गया। टैंक, ट्रक और सैन्य वाहन ध्वस्त कर दिए गए। इजराइल का दावा है कि उसने करीब 160 ठिकानों को टारगेट किया। इस कार्रवाई का एक मकसद था द्रूज समुदाय की सुरक्षा और दूसरा मकसद था सीरियाई शासन को चेतावनी। इजराइल ने साफ कहा कि जब तक स्वेदा से सीरियाई सेना हटेगी नहीं, हम रुकेंगे नहीं। इस हमले के बाद अमेरिका और यूरोप भी एक्टिव हो गए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बयान दिया कि पूरी स्थिति एक गलत फहमी से पैदा हुई। अमेरिकी तनाव घटाने की कोशिश कर रहा है। वहीं इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने यूरोपीय नेताओं से बात की है और कहा कि द्रूज समुदाय पर हमला सीरिया की एक तरफा कार्रवाई है। उन्होंने ये भी कहा कि यूरोपीय यूनियन ने पहले भी साफ कर दिया था कि जब तक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा नहीं होगी तब तक सीरिया पर लगे बैन नहीं हटाए जाएंगे। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुद सामने आए हैं। उन्होंने इजराइल के द्रूज नागरिकों से अपील की है कि सीमा पार मत करो। उन्होंने कहा कि IDF, वायुसेना और हमारी सुरक्षा एजेंसी आपके भाइयों की सुरक्षा के लिए दिन रात लगी है। अगर आप सीमा पार करेंगे तो न सिर्फ आपकी जान जोखिम में होगी, बल्कि सेना के ऑपरेशन भी बाधा बनेंगे। नेतन्याहू की इस अपील में इमोशन भी था और चेतावनी भी, क्योंकि अगर हालात नहीं संभले तो ये टकराव एक बड़ी जंग बन सकती है। सीरियाई सरकार की तरफ से ऐलान हुआ कि स्वेदा में सीज फायर हो गया है। सरकार ने कहा कि द्रूज नेताओं और प्रशासन के बीच समझौता हुआ है, जिसमें सुरक्षा और चौकियां बनाई जाएंगी और सभी लोगों को गिरफ्तार कर रिहा किया जाएगा। लेकिन द्रूज समुदाय के कुछ बड़े नेताओं ने सीज फायर को धोखा बताया। उन्होंने कहा कि आतंक फैलाने वाले अभी भी इलाके में मौजूद हैं और सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यानी कागज पर भले ही शांति हो, लेकिन जमीन पर अभी भी जंग बाकी है। दमिश्क के पास हुआ इजरायली हमला अब सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष की चेतावनी बनता जा रहा है। इजराइल का दावा है कि उसने ईरान समर्थित मिलिशिया और हथियारों के जखीरे को निशाना बनाया है, जबकि सीरियाई सरकार इसे सीधे सीधे अपनी सॉवरेनिटी का उल्लंघन बता रही है। इस हमले में ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC के एक कमांडर समेत कई सैन्यकर्मी मारे गए, जिससे तनाव और गहरा गया है। ये घटना ऐसे समय पर हुई जब सीरिया और ईरान रक्षा सहयोग को मजबूत कर रहे थे और इस हमले को उस साझेदारी पर सीधा हमला माना जा रहा है। ईरान ने इजराइल की इस कार्रवाई को खुले उकसावे की रणनीति बताया। तेहरान की संसद में इजराइल के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित हुआ और साथ ही चेतावनी दी गई कि अगर ऐसी कार्रवाइयां जारी रही तो पूरे क्षेत्र में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। ईरान ने हिजबुल्लाह समेत अपने सहयोगी संगठनों को अलर्ट पर डाल दिया है, जिससे तनाव और बढ़ गया। विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि ईरान इस हमले को सिर्फ सीरिया के खिलाफ नहीं बल्कि खुद के खिलाफ एक रणनीतिक संदेश मान रहा है। अब अगर जवाबी कार्रवाई हुई तो इससे पूरा मिडिल ईस्ट अनस्टेबल हो सकता है, जहां एक चिंगारी पूरे क्षेत्र में आग फैला सकती है।
लेबनान के हिजबुल्लाह ने मोर्चा खोलते हुए इजराइल के उत्तरी हिस्सों में रॉकेट दागे। इसके जवाब में इजराइल ने सीमावर्ती इलाकों में एयर स्ट्राइक की है, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत है। ये टकराव अब सीधा गजा या सीरिया तक सीमित नहीं, बल्कि लेबनान भी इस युद्ध में कूद पड़ा है। इजराइल अब 3 मोर्चों पर तैयारियों में जुटा है: गाजा, सीरिया और लेबनान। इस सिचुएशन में कोई भी एक छोटी सी कार्रवाई पूरे क्षेत्र को बड़ी जंग में धकेल सकती है। रूस की भूमिका इस पूरे टकराव में बेहद दिलचस्प है। दमिश्क में रूस की सैन्य मौजूदगी है और वो लंबे समय से सीरिया का सहयोगी रहा है, लेकिन इस बार इजरायली हमले पर रूस ने कोई सख्त प्रक्रिया नहीं दी है। पश्चिमी विशेषज्ञों का मानना है कि रूस यूक्रेन युद्ध में पहले ही उलझा हुआ है और मिडिल ईस्ट में नई मोर्चेबंदी से बचना चाहता है। संयुक्त राष्ट्र ने इस संघर्ष पर चिंता जताते हुए कहा कि मिडिल ईस्ट पहले से ही बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रहा है। ऐसे में कोई नया युद्ध लाखों जिंदगियों को तबाह कर सकता है। यूएन महासचिव ने सभी पक्षों से पेशेंस रखने और इंटरनेशनल लॉ के रिस्पेक्ट करने की अपील की है, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं। सैन्य कार्रवाई और जवाबी हमले लगातार बढ़ रहे हैं और इसमें सबसे अधिक नुकसान आम लोगों का हुआ है। युद्ध का ये बढ़ता दायरा सिर्फ सीरिया और इजराइल तक सीमित नहीं रहेगा, इसकी आग पड़ोसी देशों और वैश्विक मंचों तक पहुंच सकती है। अमेरिका ने इजराइल के सेल्फ डिफेंस के अधिकार का सपोर्ट करने की सलाह दी है। वहीं चीन और तुर्की ने इस हमले की निंदा करते हुए सीरिया की सॉवरेनिटी के रिस्पेक्ट करने की मांग की है। वैश्विक मंच पर एक बार फिर गुटबंदी दिख रही है, जहां पश्चिमी देश इजराइल के साथ खड़े हैं, वहीं एशियाई और मुस्लिम देश सीरिया और ईरान की ओर झुकते दिख रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस मुद्दे पर बहस तेज हो रही है, लेकिन ठोस कार्रवाई की उम्मीद कम है। मिडिल ईस्ट के प्रमुख देश जैसे सऊदी अरब, जॉर्डन, मिस्र और कतर अब एक्टिव हो रहे हैं। सऊदी अरब ने अरब लीग की आपात बैठक बुलाई है, जिसमें क्षेत्रीय सुरक्षा और मानवीय संकट पर चर्चा की जाएगी। इन देशों को डर है कि अगर युद्ध फैलता है तो इसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असर पूरी अरब दुनिया में महसूस होंगे। तेल की आपूर्ति, बॉर्डर सिक्योरिटी और लाखों की संख्या में शरणार्थी, ये 3 बड़े खतरे हैं जो सिर उठाने को पूरी तरह तैयार है। सऊदी अरब और ईरान के बीच हालिया सामरिक समीकरणों के बावजूद गाजा से शुरू हुई चिंगारी अब पूरे मिडल ईस्ट को अपने चपेट में ले सकती है, जिसके बाद सवाल उठने लगा है कि क्या ये संघर्ष यहीं थमेगा या फिर गाजा की आग अब दमिश्क, बेरूत और तेहरान तक पहुंचती जाएगी। हर देश अपने अपने राजनीतिक और रणनीतिक एजेंडे के तहत इस आग में ईंधन डाल रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जल रहा है आम इंसान, जिसके पास न हथियार है और न ही बंकर। अब आपको बता दें कि स्कूल बमबारी में तबाह हो चुके हैं, अस्पतालों में दवा नहीं है और सड़कें खून से रंगी हैं। गाजा से लेकर दमिश्क तक एक ही तस्वीर बार बार सामने आ रही है, वो है तबाही, चीखें और खामोश होती जिंदगियां। इस मामले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।